आ जाओ आ जाओ, कहीं बैठ जाओ, एक आगे बैठ जाएगा, एक पीछे बैठ जाएंगे, आ जाओ, ठीक है बैठ जाओ। हाँ चालू है ना, चालू है ना, कौन वेरीफाई करेगा? तुम चालू किए हो ना, कंफर्म हो ना? ठीक है चलो, माइक को हम लोग चालू किया है, तुम लोग का माइक हरा आया है, हरा बटन दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ओके ठीक है, क्या हुआ, बाल दब गया? ठीक है अब चालू हो गया तुम लोग का, ठीक है। तो जिनको भी डाउट पूछना होगा वो अपना लेके बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम लोग का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है जेई का? सर अभी तक तो सब सही, अभी तक ठीक है। तो जेई के प्रिपरेशन में क्या डाउट आ रहा है? मैक्सिमम जो डाउट आ रहा है वो क्या आ रहा है, मतलब जो मेन दिक्कत क्या आ रहा है? सर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, और क्या डाउट आ रहा है? तो सबसे पहले तो फिर ज्यादा टाइम लग जा रहा है। हाँ ठीक है, फॉर्मूला नहीं याद होता है, ठीक है। तो आज हम लोग एक जेई का सेशन करेंगे, ठीक है। और जेई के सेशन में जो रिमेनिंग दिन बचे हुए हैं उसमें हमारा इफेक्टिव प्लान क्या होना चाहिए कि हम बेस्ट से बेस्ट अपना रैंक लाएं, ठीक है ना। अब बचे हुए टाइम कम ही तो टाइम है ना, तो हम जो पूरा 11th और पूरा 12th पढ़े हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज करें इन 70 दिनों में, ठीक है ना, कि हमारा अच्छा से अच्छा स्कोर आए, अच्छा अच्छा रैंक आए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे मैं डाउट लिया हूँ, कॉमन जो डाउट आते हैं वो सारे डाउट लिया हूँ, और बीच में आप लोगों का भी डाउट लूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मन में आता डाउट कि जो रिमेनिंग डेज बचे हैं, जो बाकी दिन बचे हुए हैं, जो कि 70 दिन के आसपास बचे हैं, तो क्या इन 70 दिनों में हम जेई को क्रैक कर सकते हैं? क्या जेई जैसे एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए? सेल्फ बिलीव चाहिए, भरोसा चाहिए अपने आप पे, यस सर। तभी तो हम कर पाएंगे ना। बिना भरोसा के कुछ काम कर पाएंगे क्या? कितना भी आसान काम हो, भरोसा नहीं रखोगे ना तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। तो अपने आप पे भरोसा रखना है, ठीक है। और अपने मेहनत पे भरोसा रखना है कि हम जो 11th पूरा पढ़े हैं, 12th हम मेहनत किए हैं, तो उसी को तो बस रिवाइज करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपने आप पे भरोसा रखना है और मेहनत करना है। तो अभी हमें क्या करना है बताओ? एग्जीक्यूशन पे ज्यादा ध्यान देना है, एक्सक्यूज नहीं बनाना है, ठीक है ना। एग्जीक्यूज बनाना है क्या? हमें एग्जीक्यूज नहीं बनाना है, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं बनाना है। और हमें सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान देना है, मतलब करने पे ध्यान देना है, बहाने पे ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। उसके बाद से देखो यहाँ पे जो 70 दिन बचे हैं, तो उसमें हमें क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखना है उस पर हमें बात करेंगे। सबसे पहले तो हाई वेटेज चैप्टर जो है ना उनके ऊपर फोकस करना है, और वो बताऊंगा हाई वेटेज चैप्टर कौन कौन सा है, उनको भी मैं कवर कराऊंगा। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना, तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, तो हमें हाई वेटेड चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। अभी पहला प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? हाई वेटेड चैप्टर, ठीक है। हाँ, दूसरा क्या करना है? पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू से अच्छा कोई सोर्स हो सकता है क्या, जिससे हम क्या करें, अपने आप को जांच पाए कि हम क्या क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं कि नहीं, कर पा रहे हैं कि नहीं। ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे, जो पहले आए हुए हैं उसी से रिलेटेड ही तो क्वेश्चन आगे भी आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। उसके बाद से लास्ट आता है अपना मॉक टेस्ट, कि मान लो कि एग्जाम में जाके हमें 3 घंटा में 75 क्वेश्चन करना है, तो हमें 3 घंटा बैठने की आदत होना चाहिए। उसके बाद से क्वेश्चन पढ़ के और लिमिटेड टाइम में हमें जवाब देने भी आना चाहिए, और एग्जाम का पैटर्न भी पता होना चाहिए। तो वो सब हम कैसे सीखेंगे? मॉक टेस्ट देते, ठीक है ना। तो मॉक टेस्ट भी हम क्या करेंगे? रेगुलर देंगे, ठीक है। तो इन सब बातों पे अभी आगे हम फिर से बात करेंगे कि मॉक टेस्ट कैसे दें, इफेक्टिव टाइम को यूटिलाइज कैसे करें, ठीक है। दूसरा डाउट आता है, तो मतलब 70 दिन इनफ है? अगर जी जान से लग के मेहनत करोगे तो 70 दिन काफी है अच्छा रैंक लाने के लिए, अच्छे कॉलेज में जाने के लिए, अच्छा एनआईटी में जाने के लिए, ठीक है। तो सिर्फ क्या करना है? भरोसा रखना है अपने आप पे और मेहनत करना है, तो इजिली हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें सोचो ना कि जो एक्टर सब है वो 60-70 दिन में तो मूवी बना देता है, पूरा पूरा कहानी रच के बना देता है, पूरा बनाना, स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, स्टोरी सब कुछ बना के कर देते हैं कि नहीं कर देते? कर देते हैं। बिहार का इलेक्शन था, देखो अभी जो भारतीय जनता पार्टी वाले हैं वो लोग क्या किए, जा गए चुनाव का प्रचार किए, जीत गए चुनाव। और जो 3 साल से मेहनत कर रहे थे वो कुछ नहीं कर पाए, 0 सीट। कितना सीट? 0 सीट। 3 साल से वो लगातार पद यात्रा कर रहे थे, पैदल चल रहे थे लोगों के बीच में, कुछ नहीं हो पाया। और वहीं भारतीय जनता पार्टी 1 महीना आई, 1 महीना रैली करके जीत गई पार्टी। तो ये मायने नहीं रखता है कि कितना टाइम तुम बैठ रहे हो, कितना देर पढ़ रहे हो, कितना इफिशियंसी से, कितना इंटेंसिटी से काम को कर रहे हो, वो डिसाइड करता है कि तुम काम कितना करोगे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? जो बचा हुआ टाइम है उसमें जी जान फूंक देना है पूरा, तब हो पाएगा।
क्लियर है, ठीक है ना। तो हाई फोकस और कंसिस्टेंसी पे काम करना है हमको, तो इजिली हो जाएगा। 70 दिन काफी है। टोटल चैप्टर देखोगे तो कितने हैं अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में? 80। फिजिक्स में कितने हैं? 14 14 28, केमिस्ट्री में 12। वही 75 से 80 के आसपास हमारे टोटल चैप्टर आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मिला के, ठीक है ना। तो अगर मान के चलो कि हमें जो बड़े चैप्टर है उनको एक दिन दो, छोटे चैप्टर है तो क्या करो, 2 चैप्टर को एक दिन रखो रिवाइज करने के लिए। और उसमें भी क्या करना है, पहले प्रायोरिटी डिसाइड करना है। जो हाई वेटेज वाले चैप्टर है उनको पहले और लो वेटेज वाले को बाद, ठीक है। छोटे चैप्टर जैसे मान लो कि फिजिक्स का बात करोगे अभी 12th में, तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला जो पार्ट है वो बहुत छोटा है कि नहीं है, पीवाईक्यू भी उसका कम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखोगे तो वो भी छोटा चैप्टर है, पीवाईक्यू भी कम है, आसान भी है, रिलेटेड भी है। वैसे एटम न्यूक्लियर वाला देखो तो छोटे हैं कि नहीं, इन 2 पार्ट को एक साथ नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। तो उन पे भी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद से आता है दूसरा डाउट आता है सबसे ज्यादा कि सर कितना टाइम पढ़ना चाहिए डेली। अब मान लो कि लास्ट के 70 दिन में, अब पहले तो हम जो टाइम पढ़ना था अपना बेस्ट से बेस्ट पॉसिबल कोशिश किए हम लोग, लेकिन जो लास्ट के 70 दिन बचे हैं इसमें हमें कितना देर पढ़ना चाहिए डेली, ये डाउट आता है जनरली। और पढ़ना चाहिए तो कितना देर रिवीजन में दें और कितना देर प्रैक्टिस में दें। 2 पार्ट में ही तो पढ़ाई करेंगे, चीजों को रिवाइज करेंगे। ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है, ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट ही है। यस सर। तो कितना देर हम रिवीजन करें और कितना देर प्रैक्टिस करें, ये डाउट आता है कि नहीं आता है? तो जो देखो आइडियल टाइम होता है 3 सब्जेक्ट हमें करना है, तो कम से कम तुमको 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी 10 घंटा, 10 आवर तो करना ही पड़ेगा। कितना देर? 10 घंटा, ठीक है। जिसमें हमें टारगेट रखना है कि जो वीक सब्जेक्ट है या जो मान लो कि थोड़ा सा लग रहा है कि जिसमें हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, उसको 4 घंटा दो, बाकी 2 सब्जेक्ट को 3-3 घंटा दो, ठीक है ना। नहीं तो इक्वल भी डिवाइड कर सकते हो, इक्वल भी टाइम को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मतलब टोटल हमें 10 घंटा पढ़ना है, कम से कम 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा लास्ट के 70 दिन में, ठीक है। बात आएगा कि एक सब्जेक्ट पे मान लो कि हमने ऑन एवरेज कितना ले लिया, 3 आवर ले लिए, 3 आवर्स ले लिए, तो उसमें 3 आवर्स में वो सब्जेक्ट में थ्योरी को कितना दें और प्रैक्टिस को कितना दें। तो देखो रिवाइज करने के लिए अब हमें कम टाइम लगना चाहिए, इसलिए कि वो चीजों को हम पहले सीखे हुए हैं। फॉर्मूला रिवाइज करने में कितना ही लगना चाहिए, बहुत कम लगना चाहिए ना समय। तो 1 घंटा बहुत है कंसेप्ट को, फॉर्मूला को, नोट्स को रिवाइज करने के लिए 1 घंटा बहुत है। डेली 1 घंटा एक सब्जेक्ट के लिए रखो और 2 आवर्स किसके लिए रखोगे, प्रैक्टिस के लिए। 2 घंटे प्रैक्टिस पे दो, तो आइडियली अपना टाइम है 2 घंटा प्रैक्टिस, 1 घंटा रिविजन, ठीक है। तो डेली कितना देर पढ़ना है, 9 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ज्यादा ही पढ़ सकते हो, ये मिनिमम है, ठीक है। और रेगुलर पढ़ना है, ये नहीं कि एक दिन 20 घंटा पढ़ लिए और अगले दिन पूरा दिन सोए हैं। निरंतर हमें पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है। बात आता है कि आप कौन से टाइम में पढ़ाई करें, तो 10 घंटा हमें पढ़ना है, तो टाइम कैसे निकालें। तो देखो 3-3 घंटे के स्लॉट में बांट दो, सुबह वाला स्लॉट को 3 घंटा रखो, मॉर्निंग स्लॉट में 3 घंटा निकाल दो, ठीक है। 6 से 9 भी कर सकते हो, 7 से 10 भी कर सकते हो, 3 घंटा स्लॉट निकाल लो, ठीक है। आफ्टरनून में भी 3 घंटा निकाल सकते हो, वो 1 से 4 भी हो सकता है, या 2 से 5 भी हो सकता है, या 12 से 3 भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आइडियल ज्यादा क्या रहता है बताओ, जेई मेंस के टाइम में ही रखो। जेई मेंस का टाइम कब से कब रहता है, 9 से 12, 2 से 5, 2 शिफ्ट में होता है ना। दोनों शिफ्ट में से कोई शिफ्ट में भी हो सकता है एग्जाम, सब लोग का अलग अलग शिफ्ट में आएगा। किसी का मॉर्निंग शिफ्ट होगा तो किसी का इवनिंग शिफ्ट होगा। तो मॉर्निंग शिफ्ट में मान लो कि जिनका है तो 9 से 12 में होगा, जिनका इवनिंग शिफ्ट है तो 2 से 5 होगा कि नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, अपने जो 10 आवर का सेल्फ स्टडी है उसको किस में ब्रेक करना है, 3-3 घंटे के स्लॉट में बांटना है। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे दोपहर में और 3 घंटे इवनिंग में, और 1 घंटा क्या रखना है रात के, और 1 घंटा वो लास्ट के 1 घंटा में क्या करना है बताओ, पूरा दिन भर का जो हमने काम किया है उसको एनालाइज करना है। जो मिस्टेक किए हैं उसको एक जगह लिखना है कि हम क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं, ताकि हम एग्जाम में मिस्टेक ना कर पाए। एक हमारे पास मिस्टेक के भी कॉपी होना चाहिए कि जो हम बार बार मिस्टेक कर रहे हैं उसको एक जगह रखना है। जो हम टेस्ट देंगे उसका भी क्या करेंगे, मिस्टेक को एक जगह लिखेंगे। साथ में क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके सोएंगे, ताकि हम सुबह क्या करें देखें तो फ्रेश दिमाग से ज्यादा अच्छे से रिकॉल हो पाए, ठीक है। तो लास्ट के 1 घंटा में क्या करना है, पूरा दिन का अपना होमवर्क को एनालाइज करना है, मिस्टेक को एनालाइज करना है, और प्रॉब्लम नोट्स को देखना है एक बार कि जो हमारे मतलब मिस्टेक है, सिली मिस्टेक, छोटे छोटे मिस्टेक जो कर रहे हैं वो मिस्टेक ना हो फाइनल एग्जाम, और शॉर्ट नोट्स को देखना है, ठीक है। अगला डाउट आता है कि सर एनसीईआरटी का कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, और साथ में उसमें आता है कि क्या एनसीईआरटी जो स्पेशली केमिस्ट्री का बात करें
तो क्या एनसीईआरटी इनफ है केमिस्ट्री के लिए? तो देखो, केमिस्ट्री जो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एनसीईआरटी सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, ये दो सोर्स कंबाइन कर दो ना, तो एनसीईआरटी में इससे इफिशियंट कोई स्टडी मटेरियल ही नहीं है। सबसे अच्छा स्कोर करने के लिए कम समय में हमें क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी और पीवाईक्यू। और सर जो क्लास में नोट्स पढ़ा है उसको भी देखो, ठीक है ना, मैक्सिमम चीजें कवर हो जाता है नोट्स में, साथ में एनसीईआरटी भी पढ़ना है, ठीक है। और पीवाईक्यू तो प्रैक्टिस करना ही है साथ है। तो ये क्लियर है क्या? दिक्कत यहाँ पे आता है कि मैथ्स में एनसीईआरटी नहीं करना। मैथ में एनसीईआरटी बोर्ड के लिए करो, लेकिन जो अपने जेई में क्वेश्चन आते हैं वो एनसीईआरटी लेवल के नहीं आते। आते हैं क्या? बहुत कम आते हैं, बहुत कम। जो एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन आएंगे ना वो नोट्स से ही हो जाएंगे। नोट्स को रिवाइज किए रहोगे, बेसिक कंसेप्ट देख रहोगे, इजिली कर ले जाओगे, ठीक है। तो जो जेई लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो जेई लेवल के प्रैक्टिस होगा तभी हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तो जो एनसीईआरटी है वो किसके लिए है? केमिस्ट्री के लिए। मैथ में और फिजिक्स में एनसीईआरटी का ज्यादा रोल है क्या? नहीं। मैं सिलेक्टेड चीजें मैं तुम लोगों को करा दूंगा फिजिक्स में, ठीक है ना। फिजिक्स में जो हिस्सा हमें एनसीईआरटी का जरूरत है वो तो मैं ऑलरेडी नोट्स में लिखवा दिया हूँ। और एक्स्ट्रा अगर मान लो कि जैसे मॉडर्न फिजिक्स का है, जिससे कुछ लाइन नोट्स के आ जाते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट्स आ जाते हैं, उनको मैं खुद ही अलग से छटवा के लिखवा दिया हूँ नोट्स में, ठीक है। तो अलग से पढ़ने की जरूरत है क्या फिजिक्स में? नहीं है। अलग से क्वेश्चन करने की जरूरत है क्या एनसीईआरटी का? नहीं है, ठीक है। हमें किसके ऊपर रिलाई करना है बताओ? पीवाईक्यू प्लस डीसी पांडे का हमने जो बुक किया है, ठीक है। देन केमिस्ट्री के लिए क्या करना है? एनसीईआरटी, स्पेशली इनऑर्गेनिक के लिए, स्पेशली इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के कुछ पार्ट के लिए। फिजिकल के लिए तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, लेकिन इनऑर्गेनिक के लाइंस उठ के आ जाते हैं एनसीईआरटी से, तो एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा इनऑर्गेनिक के लिए, अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को अवॉइड करना है क्या? नहीं, इग्नोर नहीं करना है। केमिस्ट्री के लिए स्पेशली एनसीईआरटी को टाइम निकाल के पढ़ना है। कौन सा स्पेशल पार्ट? इनऑर्गेनिक। अगला डाउट आता है कि सर मॉक टेस्ट दे के मार्क्स नहीं आ रहे तो क्या करें? अगर मान लो कि मॉक टेस्ट दे रहे हो और मार्क्स नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है? मॉक टेस्ट तो अपना मिरर की तरह है। टेस्ट क्या बताओ? मिरर है ना। जैसा हम मिरर में देखते हैं तो हम जैसा रहेंगे वैसे ही दिखाएगा ना। अब रहोगे मान लो कि जैसा वैसा ही दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? क्या चेंज करके दिखा देगा? नहीं। तो मिरर हमेशा क्या बताता है? ट्रूथ बताता है, सच्चाई जो होता है वही बताता है। तो वैसे ही टेस्ट जो है ना तुम्हारा एक्चुअल नॉलेज को बताता है। बताता है कि नहीं बताता? बताता है। तो हमें टेस्ट को क्या करना है? एज ए लर्निंग की तरह लेना कि हमारा प्रिपरेशन में लैग कहाँ कर रहा है कि मार्क्स नहीं आ रहा है। ऐसा हो सकता है क्या कि हम जो कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है उसको कंसेप्ट को सीखे रहे हैं और उससे रिलेटेड 5-7 क्वेश्चन किए हो, तो उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे? तो टेस्ट में मार्क्स तभी नहीं आते हैं, सिर्फ नोट्स पढ़ के मार्क्स नहीं आ पाएंगे। मॉक टेस्ट आ पाएंगे क्या? सिर्फ थ्योरी पढ़ के मार्क्स आ पाएंगे क्या? मॉक टेस्ट नहीं आ पाएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा? उस टॉपिक से रिलेटेड हमें कम से कम 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। एक चैप्टर से कम से कम 100 क्वेश्चन जब तक तुम नहीं करोगे तब तक उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, या उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। हमारे दिमाग में डेटा ही नहीं है ना, एक क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। तो क्या करना है बताओ? मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा तो नोट्स को अच्छे से रिवाइज तो करना ही है, साथ में प्रॉब्लम प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करना है। सॉल्व एग्जाम्पल करो, पीवाईक्यू का बुक है उसको करो, उससे क्वेश्चन पूछो कि कहाँ क्यों डाउट हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है उसको पूछो, डाउट में आके पूछो कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है, इसके कंसेप्ट लग रहा है कि शायद नोट्स में उतना अच्छे से क्लियर नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ नोट्स पढ़े जा रहा है, नोट्स पढ़े जा रहा है। मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा तो सिर्फ नोट्स पढ़ने से मार्क्स आ जाएगा क्या? नहीं। मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा इसका एक ही मतलब है कि उससे उस टॉपिक तो वो टॉपिक तो क्लियर है, लेकिन साथ में उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस होना चाहिए उतना हम प्रैक्टिस नहीं किए। तो हमें क्या करना है? उससे रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है। एक चैप्टर से कम कोई बड़ा चैप्टर है तो 100 क्वेश्चन, छोटा चैप्टर है तो 50 के आसपास क्वेश्चन करना है कम से कम, तब जाके क्या होगा? हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कर पाएंगे, नहीं तो कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद से आता है डाउट आता है कि सर डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है, जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आता है, या मान लो कि होता है कि थोड़ा सा गाना सुन लें, या जाके उससे बात कर लें, या घर में चला जाता है कि थोड़ा मम्मी की याद आ रही है, या मम्मी थोड़ा कि मम्मी की हेल्थ अच्छा नहीं है, घर की स्थिति अच्छा नहीं है। आता है कि नहीं? ऐसे आता है सर, आते हैं, लेकिन हम अभी हमारे वो हाथ में है क्या? कंट्रोल में है क्या? वो चीज को हम कुछ कर पाएंगे क्या? तो अभी माइंड को क्या बोलना है? बोलना है कि अभी जो हम काम कर रहे हैं ये हमारे लिए सबसे जरूरी है। अगर ये हम काम को अच्छे से कर लेते हैं तो हर काम को सुधार देगा, या जो भी हमारा समस्या है ना उसको सुधार देगा। उसका एक ही सोल्यूशन है, अच्छे से हम जेईई में रैंक लेके आ जाएंगे, हम सुधार कर सकते हैं। हमें बेहतर बनाने के लिए एक ही तो रास्ता है। अभी जो हम स्टेज पे हैं
सबसे बेहतर हम क्या कर सकते हैं, जेई में अच्छा रैंक लाएंगे। जेई में अच्छा रैंक लाएंगे तो अच्छे कॉलेज पहुंच जाएंगे। अच्छे कॉलेज पहुंच जाएंगे तो उसके बाद से हमारे लिए बहुत सारे करियर ऑप्शन खुल जाएंगे। जो करियर हम जो भी लाइफ में परस्यू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इजली कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, डिस्ट्रैक्शन जब भी आए थोड़ा सा ब्रेक ले लो। जाए किससे मान लो कि ज्यादा डाउन फील करो तो आगे सर से बात करो। और मान लो कि लग रहा है जैसे कि मतलब कॉन्फिडेंस वगैरह लू हो रहा है कि मतलब जैसे लग रहा है कि टॉपिक तो पढ़ लिए हैं लेकिन लग रहा है कि जैसे कि मतलब अब इसमें क्या करें कि इंप्रूवमेंट हो, फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो डाउन फील होता है कि नहीं? मेहनत तो कर रहे हैं, मार्क्स में आ ही नहीं रहा। हम मेहनत क्यों करते हैं कि मतलब टॉपिक अच्छे से पढ़ रहा है कि मार्क्स में कन्वर्ट हो, मार्क्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे तो डाउन फील होता है, डिमोटिवेटेड फील करता है कि नहीं करते हैं सर। तो जाके बात करो, सर से बात करो, रिलेटेड सब्जेक्ट के सर से बात करो, अपने फ्रेंड्स में बात करो कि तुम कैसे किए थे, तुम्हारे मार्क्स कैसे आ रहे हैं, हम भी तो उतना मेहनत कर रहे हैं, हमारे क्यों नहीं आ रहे। ठीक है ना, तो बात करके ही हम कर पाएंगे कुछ। ठीक है ना, तो जब भी लगे कि मतलब डिमोटिवेटेड है या डिस्ट्रैक्टेड है तो क्या करना है, थोड़ा देर ब्रेक लेना है, जाके जो डिसिप्लिन है या जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है उससे मिलो कि यार मैं चाहता हूँ पढ़ना, लेकिन चाहती हूँ पढ़ना लेकिन हम नहीं कर पा रहे, तुम कैसे कर लेते हो, खुद तुमको बताएगी। ठीक है, तो आपस में बात करना, आपस में क्या करो, सब लोग मिल के काम करो, सब लोग मिल के स्टडी करो। कोई टॉपिक किसी को अच्छे से आता है तो दूसरे को समझा दो या दूसरे जाकर उससे पूछो कि ये टॉपिक तुमने कैसे अच्छा किया, फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है, फॉर्मूला भूल जा रहा है, तुम कैसे किया, तुमको कैसे याद हो गया, आपस में डिस्कस करो। ठीक है ना, मिलके करो ना, काफी इंगेजिंग है पढ़ाई, काफी इंगेजिंग है मिलके, लेकिन करना पड़ेगा काम। ठीक है, उसके बाद से आता है कि सर चैप्टर कंप्लीट होने का क्या मतलब है, कब माना जाए कि चैप्टर कंप्लीट हो गया? जब उसका क्वेश्चन और फॉर्मूला जो कंसेप्ट पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के डाउट आते हैं ये भी कि चैप्टर कब कंप्लीट माना जाए, कि सब नोट्स पूरा कंप्लीट कर ले तब माना जाए, नोट्स के साथ एनसीईआरटी कर ले तब कंप्लीट माना जाए, नोट्स के साथ एनसीईआरटी के साथ पीवाईक्यू कर ले तब कंप्लीट माना जाए, या और भी बहुत सारे सिंगेज का, डीसी पांडे का किताब कर ले तब कंप्लीट माना जाएगा। देखो उसका सिंपल एक ही मतलब है कि हमारा जो टारगेट है एनआईटी जाना, एनआईटी के लिए कम से कम हमें क्या चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए? 150 प्लस मार्क्स चाहिए। कितने मार्क्स चाहिए बताओ? 150 प्लस मार्क्स चाहिए। तो उस चैप्टर के पीवाईक्यू में जब तक हम 50% से ज्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे, जितना हमारा टारगेट है एनआईटी जाने के लिए, वो चैप्टर में हम उससे ज्यादा अगर हम पीवाईक्यू में स्कोर नहीं कर पाए, पीवाईक्यू को टेस्ट की तरह लो, उससे ज्यादा अगर नहीं स्कोर कर रहा हो तो क्या है, उसका मतलब है कि वो चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं है, यानी उसमें प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। या अगर लग रहा है कि जैसे कि क्वेश्चन बना रहे हो फॉर्मूला ही नहीं याद आ रहा है, तब तो काफी पूरा हाल है। तो सबसे पहले क्या चाहिए, नोट्स कंप्लीट करो अच्छे से, साथ में नोट्स के सारे क्वेश्चंस को दोबारा से प्रैक्टिस करो, साथ में पीवाईक्यू को करो। और एक बार पीवाईक्यू हो गया तो उसके बाद से क्या करना है, जे एडवांस वाले भी कुछ कर लो, 2-4 क्वेश्चन तो सिलेक्टेड कर लो, तब क्या माना जाएगा, कंप्लीट हमारा प्रिपरेशन माना जाएगा। इसलिए कि हमें मान लो कि जे मेंस तो करना ही है जाके एग्जाम में, तो हम थोड़ा जे मेंस से ऊपर अप्रोच करेंगे ना, जे मेंस के ऊपर वाले भी तो क्वेश्चन करेंगे। जे मेंस के ऊपर कौन है, जे एडवांस, उसके भी सिलेक्टेड क्वेश्चन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तब क्या माना जाएगा, वो चैप्टर कंप्लीट। और चेक करने का सबसे अच्छा तरीका, जे मेंस का पीवाईक्यू लगा लो उस चैप्टर का, और जे मेंस का पीवाईक्यू अगर मान लो कि 50% तुम कर पा रहे हो तो लगभग हमारा ऑन द ट्रैक है, हमारा प्रिपरेशन वो चैप्टर का अच्छा है हमारा। ठीक है ना, इसलिए कि हमें जे मेंस में तो 50% स्कोर करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। इसके बाद से आता है कि सर फिजिक्स टफ लगती है तो इसको कैसे इजी बनाएं। फिजिक्स टफ लगता है, क्यों टफ लगता है? इसलिए कि उसमें मैथ्स भी इन्वॉल्व हो जाता है, लैंग्वेज भी आ जाता है, दोनों मिक्स करके पूछ लेता है। ठीक है, तो उसका एक ही तरीका है, क्या तरीका बताओ, जो फिजिक्स के बेसिक है उसको अच्छे करो। फिजिक्स के बेसिक क्या है, वेक्टर है, कैलकुलस है, और बेसिक मैथ्स का अपना ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है। तो ये पार्ट अगर तुम स्किप कर दो ना तभी फिजिक्स टफ लगेगा, नहीं तो फिजिक्स टफ लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो वेक्टर को अच्छे से करना है, कैलकुलस वाला पार्ट अब हो ही गया, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा जो यूज हो रहा है अपने फिजिक्स में उसके ऊपर काफी अच्छे से काम करो। साथ में कुछ कुछ जो बेसिक वाले चैप्टर है, जैसे क्लास 11th का अगर कोई ग्रेविटेशन को अच्छे से रिवाइज कर लेगा तो क्या इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन होंगे कि नहीं होंगे, हो जाएगा, आसानी से करेंगे। ठीक है, कोई मान लो केमिस्ट्री में अगर मान लो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम अच्छे से पढ़ ले तो एटम न्यूक्लियर उसको आसान लगेगा कि नहीं लगेगा, इजिली लगेगा। और मान लो क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिए फिजिक्स में, तो केमिस्ट्री में भी काम करेगा कि नहीं करेगा? तो हमको इंटर रिलेटेड टॉपिक को देखना है और दोनों को रिलेट करना है, ये नहीं कि हमको अलग अलग करके पढ़ना है। ठीक है, जैसे हमने बहुत सारे कंसेप्ट जो है वेव वाले हमने किए कि नहीं, क्लास 12 के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किए कि नहीं किए?
साथ में वो भी देखे थे कि एसएचएम वाला जो कंसेप्ट था वो 11 से कि मीन से एक्सट्रीम जाने में कितना समय लगता है, T/4 T/4 4 6 8 12 करके ये Yes, sir. तो अगर हम सिस्टमेटिक करें ना तो चीजें मुश्किल नहीं रहेगी। हमको चीजों को क्या करना है, सिंप्लीफाई करके, जैसे नोट्स में दिया गया है वैसे ही सिंप्लीफाई करके ही हमें दिमाग में फिट करना है। तो मुश्किल लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तब चीजें क्या लगेंगी, आसान लगेंगी। ठीक है, तो फिजिक्स टफ नहीं है, हमें क्या करना है, उसके बेसिक पे पहले अच्छे से थोड़ा करना है, रिवाइज करो। वेक्टर के नोट्स हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, वेक्टर के नोट्स रिवाइज करो। कैलकुलस के जो अपने बेसिक फॉर्मूले हैं, डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, मैक्सिमा के, एवरेज कैसे निकालते हैं, वो सब फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, तभी तो कर पाएंगे ना। Yes. जैसे मान लो कि एसी में एवरेज हम निकाल ही नहीं पाएंगे, इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो कैसे कर पाएंगे, निकाल पाएंगे क्या? वेरिएबल फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो टफ नहीं है, चीजें क्या है, जो बेसिक मैथ्स है उनको थोड़ा सा अच्छे से रिकॉल करना है, और वो चैप्टर मैथ्स में तो काम करेंगे। Yes, वेक्टर तो मैथ्स में ही पढ़ना है, yes. कैलकुलस, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन तो मैथ्स में ही पढ़ना है, उनको अच्छा करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा हमारे। ठीक है ना। अब मान लो कि इन्फिनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन आ जाता है, उसमें इन्फिनाइट जीबी का फॉर्मूला लगता है, तो अगर किए रहेंगे तभी तो कर पाएंगे, और फॉर्मूला ही नहीं याद होगा तो कैसे करेंगे, हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। उसको अच्छा आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होता है, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस कहाँ याद हो पाते हैं, मुश्किल लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। तो उसका क्या सोल्यूशन है, सोच के बताओ। तुम देखो गंगा कितना % मोबाइल चार्ज है, देख के आओ, क्या सोल्यूशन बताओ। बार बार प्रैक्टिस करना, नोट्स देखना पड़ेगा, फिर उसको लिख के याद करना। लिख के याद, रूल्स देखने के बाद याद